आज हम यूपी के भूगोल और पर्यावरण का ऐसा एक्सरे करेंगे कि मैप की एक एक लाइन डिकोड हो जाएगी। पूरा जियोग्राफिकल बैकग्राउंड क्लियर करेंगे। और मैं बीच बीच में कुछ ट्रिकी पॉइंटर्स भी हाईलाइट करूंगी जहां सबसे बड़ी गलतियां होती है। अगर किसी ने उन बारीकियों को मिस किया तो माइनस मार्किंग पक्की समझो। तो चलिए अपनी इस राइवलरी कोचिंग स्टाइल मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। मान लीजिए यूपी का मैप ना एक विशाल पजल बोर्ड है। एक बहुत बड़ा पजल। हाँ, तो अगर हम इस पजल बोर्ड को ग्लोब पर फिट करें तो इसकी जो अक्षांश लाइनें हैं, मतलब लैटिट्यूड, वो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक जाती है। और देशांतर भी बता दीजिए। बिल्कुल, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक फैला है। अगर पूरब से पश्चिम नापें तो 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। मतलब ये 650 बाय 240 किलोमीटर का जो ग्रिड है, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इसके अंदर जो कुल जमीन आती है ना, उसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अरे बाप रे, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। इससे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये क्षेत्रफल लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बराबर है। पूरे भारत देश की कुल जमीन का 7.33% हिस्सा अकेले यूपी के पास है। अच्छा, मतलब यूके के बराबर। हाँ जी, और इसी वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। तो जमीन तो वाकई विशाल है। अब जरा इस पजल बोर्ड के चारों कोनों की बात कर लें, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स की। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ दिशाओं में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो दिशाओं के बॉस कौन है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। एकदम पश्चिम में जाएंगे तो मिलेगा शामली। उत्तरी सिरे पर बैठा है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी छोर को संभालता है सोनभद्र। एकदम सही, सोनभद्र। और अगर क्षेत्रफल के महारथियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जमीन वाले टॉप 4 जिले हैं। पहले नंबर पर लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई और चौथी पर सीतापुर। और सबसे छोटे वाले? इसके ठीक उलट जो सबसे छोटे 4 जिले हैं वो हैं हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, और आखिर में शामली। चलिए, तो जमीन का नाप जोग तो हो गया। अब जरा मैप की बाउंड्री पे चलते हैं और पड़ोसियों से मिलते हैं। यूपी एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ भारतीय राज्यों से ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है। जी हाँ, नेपाल के साथ। बिल्कुल। नेपाल के साथ यूपी के पूरे 7 जिले अपनी सीमा बनाते हैं। अब इन्हें रटना नहीं है, बस एक जर्नी की तरह याद रखना है। पूरब से पश्चिम वाली जर्नी। हाँ, पूरब से पश्चिम की तरफ चलें तो वो 7 जिले हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये सब एक लंबी बेल्ट बनाते हैं। और अगर देश के भीतर देखें तो यूपी पूरे 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प डेटा पॉइंट है। वो मध्य प्रदेश वाला ना? हाँ, मध्य प्रदेश यूपी को दक्षिण की तरफ से मानो एक बड़ा सा हक करता है। यूपी के सबसे ज्यादा यानी 11 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। और वो 11 जिले हैं झांसी, इटावा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन और आगरा। और सबसे कम सीमा किसके साथ बनती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। सिर्फ एक जिला उसे छूता है और वो है सहारनपुर। बस यहीं पर मुझे सभी को अलर्ट करना है। हाँ, ये वो स्पेशल केसेस है जहां एग्जाम में पसीना छूटता है। एकदम सही। पहला केस है ललितपुर। मैप पर देखिए, ललितपुर मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे घुसा हुआ है जैसे कोई प्रायद्वीप हो। ये यूपी का इकलौता जिला है जो राज्य के सिर्फ एक ही अन्य जिले को स्पर्श करता है। अरे हाँ, और दूसरा केस है सहारनपुर। ये ऊपर की तरफ 3 राज्यों को छूता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और तीसरा तो मेरा फेवरेट है, सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जो 4 अलग-अलग राज्यों को छूता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसकी लोकेशन ही एकदम स्ट्रेटेजिक है। तो ये तो हो गई मैप पर सीमाओं की बात। अब इस पजल बोर्ड के अंदर चलते हैं और जमीन का असली एक्सरे करते हैं। हाँ, अंदर की बनावट समझना जरूरी है। अगर हम जमीन की भौतिक बनावट को डिकोड करें तो यूपी को 3 प्रमुख भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है। पहला तराई क्षेत्र,
दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। शुरुआत तराई क्षेत्र से करते हैं। ये भाभर के बिल्कुल पैरेलल चलता है। मैप पर उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से शुरू होकर पूर्व में देवरिया तक एक पट्टी की तरफ फैला है। लेकिन ये इलाका दिखता कैसा है पता है? ये एकदम समतल, नम और दलदली होता है। दलदली क्यों? इसका कारण ये है कि पहाड़ से नीचे उतरने वाली नदियां जब भाभर के पथरीले इलाके से बाहर निकलती हैं तो उनका पानी इस तराई क्षेत्र में फैल जाता है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पानी भरपूर होता है और जमीन हमेशा गीली रहती है। बिल्कुल, और इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट देखिए। इसीलिए यहाँ धान और गन्ने की खेती जबरदस्त तरीके से होती है। गन्ने को जितना पानी चाहिए तराई उसे नेचुरली देता है। क्या बात है। इसके बाद आता है यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी मैदानी क्षेत्र। ये पूरा मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इसे समझने के लिए मेरी एक एनालॉजी सुनिए। बताइए बताइए। मान लीजिए ये मैदान दो भाई हैं। बड़ा भाई है बांगर और छोटा भाई है खादर। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अब इसके पीछे का साइंस भी समझ लेते हैं। बिल्कुल। बड़ा भाई जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये जमीन का वो हिस्सा है जो काफी ऊंचाई पर होता है। अब क्योंकि ये ऊंचा है इसलिए नदियों की बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब सदियों से यहाँ कोई नई मिट्टी नहीं आई है। एकदम सही। नतीजा ये हुआ कि इसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन काफी कम हो गया है। मतलब बड़ा भाई सेफ तो है कि बाढ़ नहीं आती, लेकिन उसका न्यूट्रिएंट्स का बैंक अकाउंट एकदम खाली हो चुका है। हाँ हाँ और वहीं जो छोटा भाई है खादर, वो बिल्कुल नदी के पास रहता है। तो वहां तो बाढ़ आती होगी। बिल्कुल। हर साल जब बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ पहाड़ों से नई जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है और खादर इलाके में बिछा देती है। मतलब हर साल नई मिट्टी की परत और हर साल फ्रेश पोषक तत्व। इसीलिए खादर क्षेत्र खेती के लिए सुपर उपजाऊ होता है। सही पकड़ा। अब मैदानी इलाके से नीचे चलते हैं, तीसरे हिस्से की तरफ, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। इसमें तो बुंदेलखंड और विंध्य के इलाके आते हैं ना। हाँ, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर का दक्षिणी भाग और सोनभद्र। ये हिस्सा मैदानों की तरह नदियों की मिट्टी से नहीं बना है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही प्राचीन नीस चट्टानों से बना हुआ पठार है। नीस यानी GNEISS चट्टानें। नीस चट्टानें, इसे थोड़ा डिकोड करेंगे। नीस वो चट्टानें होती हैं जो जमीन के बहुत नीचे भयंकर गर्मी और दबाव के कारण अपना रूप बदल लेती हैं। ये बेहद कठोर होती हैं। अच्छा, इसीलिए इस इलाके को बुंदेलखंड का नीस भी कहा जाता है। हाँ, और यहाँ खेती करना मैदानों जितना आसान नहीं है क्योंकि जमीन पूरी चट्टानी है। तो भाई जमीन का एक्सरे तो पूरा हो गया, अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं और मौसम का ड्रामा समझते हैं। तो यूपी में जलवायु का सिस्टम समझने के लिए हवाओं का खेल समझना होगा। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और मानसूनी है। हर मौसम की अपनी एक अलग कहानी है। सबसे पहले सर्दी यानी शीत ऋतु को पकड़ते हैं, नवंबर से फरवरी तक का समय। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है हाई प्रेशर बेल्ट का। हाई प्रेशर बेल्ट को ना एक बड़े से अदृश्य गुंबद या शील्ड की तरह मानिए जो पश्चिमोत्तर भारत के ऊपर बन जाता है। अच्छा, तो ये शील्ड क्या करती है? ये गुंबद बादलों को दूर धकेल देता है। इसीलिए सर्दियों में जो हवाएं जमीन से चलती हैं वो एकदम शुष्क होती हैं, उनमें कोई नमी नहीं होती। तभी जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। दक्षिणी पठारी इलाकों में तापमान 13.3 से 28.3 डिग्री रहता है। और पश्चिमी मैदानी भागों में तो रात का तापमान 10 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर हाई प्रेशर बेल्ट बादलों को आने ही नहीं देता तो फिर जनवरी फरवरी में अचानक वो बेमौसम बरसात कैसे हो जाती है? यही तो ज्योग्राफी का जादू है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, वहां से सर्दियों में कुछ चक्रवात उठते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ये तूफान हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचते हैं और यूपी में सर्दियों की वो कड़ाके की ठंड वाली बारिश करवाते हैं। ओहो, तो ये यूरोपियन तूफान हैं जो हमें यूपी में ठिठुराते हैं। अब आते हैं उस सीजन पर जब पसीने छूटते हैं, मतलब गर्मी। मार्च से तापमान बढ़ना शुरू होता है और 36 से 42 डिग्री तक रहता है। कुछ जगहों पर तो थर्मोमीटर 45 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। बाप रे। और मई जून में वो खूंखार हवा चलती है ना, लू। हाँ, ये पश्चिम से आने वाली बहुत तेज, गर्म और सूखी हवाएं होती हैं। कभी कभी जब ये सूखी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं से टकराती हैं तो हल्की बारिश हो जाती है। और इसके बाद एंट्री होती है असली बॉस की, मानसून, जो मध्य जून से शुरू होता है। और ये मानसून आता कहाँ से है?
बंगाल की खाड़ी से। मानसूनी हवाएं बिहार के रास्ते यूपी के पूर्वी हिस्से में घुसती हैं। जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा यानी लगभग 60% बारिश होती है। इस समय अधिकतम तापमान 32 डिग्रीज और न्यूनतम 25 डिग्री रहता है। मतलब तापांतर सिर्फ 7-8 डिग्री का होता है। अब आते हैं उस गोरखपुर और मथुरा वाले रहस्य पर। देखिए, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं नमी लेकर उड़ती हैं, वो हिमालय की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन हिमालय इतना ऊंचा है कि हवाएं उसे पार नहीं कर पाती। तो हिमालय एक विशाल दीवार की तरह काम करता है। बिल्कुल, हवाएं उस दीवार से टकराकर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं। तो वो इसमें रटना क्या है? बस इमेजिन कीजिए, हवाएं पूरब से घुसी, गोरखपुर सबसे पहले पड़ा, तो वहां बादलों ने जमकर बारिश की। इसलिए गोरखपुर में सबसे ज्यादा 184.7 सेंटीमीटर बारिश होती है। और जैसे जैसे ये हवाएं हिमालय के सहारे पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, उनका पानी खाली होता जाता है। जब तक मथुरा पहुंचती हैं, बरसाने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं। सही कहा। इसीलिए पश्चिम में सबसे कम बारिश होती है। 90% बारिश इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच है। अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसे देखकर अक्सर लोग पन्ने पलट देते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं पलटेंगे। मिट्टी का रसायन। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये एक पूरी केमिस्ट्री लैब है। यूपी की मिट्टियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो वही गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां जो नई और उपनवीन हैं। और दूसरा है दक्षिणी पठार या विंध्यन क्षेत्र की मिट्टियां, जो प्राचीन और रवेदार हैं। मैदानी मिट्टियों में हम बांगर और खादर की बात तो कर चुके हैं। अब जरा इनकी केमिस्ट्री देखते हैं। बांगर यानी पुरानी जलोढ़, गांव देहात में इसे दोमट, मटियार, बलुई या उपरहार भी कहते हैं। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? बांगर मिट्टी में फास्फोरस और चूना बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जीवांश यानी ऑर्गेनिक मैटर, पोटाश और नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बांगर पुरानी जमीन है, वहां बाढ़ का पानी नहीं आता। बारिश का पानी सालों से न्यूट्रिएंट्स को धो रहा है, बस कंकड़ या चूना बचा है। अच्छा, और दूसरी तरफ है खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी, जिसे सिल्ट, बलुआ, नूतन काप और मटियार दोमट भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ का नया पानी और सड़े गले पौधों के अवशेष आते हैं, इसलिए इसमें जीवांश, मैग्नीशियम, पोटैश और चूने की अधिकता होती है। लेकिन यहाँ ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन कम होता है ना? बिल्कुल, पूरे यूपी में इसी जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा फैलाव है। इसके अलावा एक बहुत ही अजीब मिट्टी है, भूड़। ये क्या है? भूड़ मिट्टी दरअसल गंगा यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में पाई जाती है। ये प्लीस्टोसीन युग में यानी लाखों साल पहले बने 10 से 12 फीट ऊंचे टीले हैं। मतलब हल्की दोमट और मिश्रित बलुई मिट्टी जो हवा और पानी से एक जगह इकट्ठी हो गई है। हाँ, और एक चीज जो बहुत सीरियस है, वो है खराब या बीमार मिट्टी। वो जो ओवर इरिगेशन से होती है, अंधाधुंध सिंचाई और केमिकल फर्टिलाइजर से। एकदम सही। इसका नतीजा ये होता है कि मिट्टी लवणीय और क्षारीय हो जाती है, नमक बढ़ जाता है। इसे ही तो हम लोकल भाषा में रेह, बंजर या कल्लर कहते हैं। फेमस है काली मिट्टी, जिसे कपास, रेगूर या करेल भी कहते हैं। ये झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में मिलती है। फिर आती है लाल मिट्टी, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। और कुछ एकदम लोकल नाम भी हैं, जैसे राकर या रांकड़ और भोंटा। ये दक्षिणी पहाड़ी इलाकों में मिलती हैं। पड़वा या परवा मिट्टी आपको हमीरपुर, जालौन और यमुना के ऊपरी जिलों में मिलेगी। क्या बात है। और वो भाट मिट्टी? भाट मिट्टी पूर्वी क्षेत्र में कुशीनगर के पास पाई जाती है। और नदी किनारों पर जहां जल भराव होता है, वहां डू मिट्टी मिलती है। एक जरूरी फैक्ट और बता दूं, प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की मिट्टियों में फॉस्फेट खनिज की बहुत कमी होती है। बिल्कुल। अगर हम FSI 2023 की रिपोर्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.18% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल में ये करीब 22,121 वर्ग किलोमीटर बनता है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। यूपी में सबसे ज्यादा वन भाबर और तराई क्षेत्र में मिलते हैं। वहीं अगर पूरे देश के नजरिए से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है और सबसे कम हरियाणा में है। और अगर परसेंट के हिसाब से बात करें तो मिजोरम 85.4% के साथ सबसे ऊपर है। यूपी में भाबर और तराई क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा हरियाली क्यों है? देखिए, जब नदियां हिमालय से नीचे उतरती हैं तो भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों के नीचे से बहती हैं। लेकिन जैसे ही नदियां तराई क्षेत्र में पहुंचती हैं, वो वापस सतह पर आ जाती हैं। इससे वहां बहुत सारी नमी और उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, नमी मिलेगी तो जंगल स्वाभाविक रूप से घने होंगे ही। लेकिन
इस जंगल को संभालने के लिए कुछ नियम भी तो चाहिए होंगे। तो ध्यान दीजिए, यूपी की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी और द्वितीय वन नीति 1958 में। लेकिन एक बड़ा पेच फंसा था 1976 में। वन और वन्यजीव अब समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। लेकिन एक सेकंड, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से ये पावर साझा करनी पड़ी? क्या राज्य सरकारें अपने जंगल संभाल नहीं पा रही थी? 1970 के दशक तक पूरे देश में अंधाधुंध कटाई हो रही थी। विकास के नाम पर जंगल साफ किए जा रहे थे। तो केंद्र सरकार को लगा कि भाई अगर पर्यावरण बचाना है तो सिर्फ राज्यों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। समवर्ती सूची में डालने का सीधा सा मतलब यही है कि अब केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है। और इसी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए वनों को 6 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट। यहाँ कटाई और चराई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है, सीधे शब्दों में नो एंट्री। दूसरा है संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सरकार का नियंत्रण तो है, लेकिन स्थानीय लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधन इस्तेमाल करने की छूट मिलती है। तीसरा सामुदायिक वन है यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट, जो स्थानीय निकायों के अधीन होता है। और चौथा अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होंगे, जिनका अभी तक वर्गीकरण ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पूरी छूट होती है। बिल्कुल सही। और पांचवा है राजकीय वन, जिन पर पूर्ण रूप से राजकीय संरक्षण होता है। आखिरी और छठा है निजी वन, जो प्राइवेट संपत्तियों पर लगाए जाते हैं। अब चलिए, सब लोग जलवायु के हिसाब से जंगलों के प्रकार पर आते हैं। बारिश के आधार पर यूपी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय नम या आर्द्र पर्णपाती वन। ये वहां मिलते हैं जहां 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी वही अपना नमी वाला भाबर और तराई क्षेत्र। यहाँ सागौन, शीशम, सेमल, महुआ, साल, जामुन, बेंत और शहतूत के पेड़ मिलते हैं। और दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले पूर्वी, मध्य और पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ साल, नीम, आम, पीपल, पलाश और तेंदू मिलते हैं। इन दोनों प्रकारों के नाम में एक शब्द कॉमन है, पर्णपाती यानी डेसिडुअस। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पेड़ वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सरल है। गर्मियों में पानी की भारी कमी होने वाली होती है और पत्तों के जरिए ही पेड़ का पानी वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया से उड़ता है। तो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए पेड़ अपने ही पत्ते गिरा देते हैं। मतलब गर्मी में पानी बचाने के लिए पेड़ खुद को गंजा कर लेते हैं। और इसी सर्वाइवल ट्रिक का सबसे एक्सट्रीम लेवल हमें तीसरे प्रकार के वनों में दिखता है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या झाड़ियां। जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहां पेड़ों ने पत्ते ही गायब कर दिए और उन्हें कांटों में बदल लिया। यहाँ आपको खैर, बबूल, कीकर, खजूर और अकाशिया पाए जाते हैं। हाँ, और इन्हीं पेड़ों के जो उपयोग हैं वही तो मानव सभ्यता और उद्योगों का आधार बने हैं। एग्जाम में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, जैसे चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। भोजपत्रा के पेड़ की छाल का उपयोग प्राचीन काल में कागज की तरह होता था। खैर के पेड़ से कत्था बनता है। सेमल और गूलर की लकड़ी से माचिस की तीलियां बनती हैं। और तेंदुपत्ता, भाई इसी से तो पूरा का पूरा बीड़ी उद्योग चलता है। इसके अलावा बाबुल की छाल का इस्तेमाल चमड़े की रंगाई के लिए होता है। साखू और महुआ के पत्तों से शादियों वाले पत्तल और डोने बनते हैं और ताड़ व खजूर से ताड़ी निकाली जाती है। अब देखिए, जब पेड़ हैं और उनसे कच्चा माल निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आसपास उद्योग भी लगेंगे ही, और हर परीक्षा में इन उद्योगों से जुड़े शहरों के नाम पूछे जाते हैं। तो चलिए सब लोग मैप पर एक छोटी सी इंडस्ट्रियल सायर के लिए तैयार हो जाएं। बेंट, फर्नीचर, कत्था, माचिस और रेजिन का काम गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में जमकर होता है। अगर प्लाईवुड की बात करें तो सीधा सीतापुर और बिजनौर के नजीबाबाद चले जाइए। कागज के लिए तो सहारनपुर का नाम ही काफी है। और अभी हमने बीड़ी उद्योग की बात की थी ना, वो मिर्जापुर और झांसी में स्थापित है। लकड़ी के खिलौनों के लिए सोनभद्र, वाराणसी और लखनऊ प्रसिद्ध हैं। और मेरठ के खेल के सामान का तो पूरी दुनिया में डंका बजता है। बिल्कुल।
अब ये उद्योग चलते रहें और साथ ही जंगल भी बचे रहें, इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 को शुरू हुआ। यूपी वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 की है। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 में आई। हरित पत्ती विकास योजना 2012-13 और सघन वृक्षारोपण 2005-6 में शुरू हुआ। और हाँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार दिया जाता है। सच में इतने सारे डेट्स देखकर दिमाग का दही हो जाता है ना। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। हर योजना के वर्ष के पीछे एक वैश्विक या राष्ट्रीय घटनाक्रम जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए सामाजिक वनिकी योजना यानी सोशल फॉरेस्ट्री को ही ले लीजिए। ये 1979-80 में विश्व बैंक की सहायता से और राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर शुरू हुई थी। अब 1979 ही क्यों? क्योंकि 70 के दशक के अंत तक पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। तभी विश्व बैंक ने इस दिशा में फंड देना शुरू किया। अरे वाह, ये तो बहुत सही लॉजिक है। मतलब इंटरनेशनल दबाव का असर था। हाँ, और इसी तरह सहभागी वन प्रबंधन जुलाई 2010 में जापान सरकार के सहयोग से शुरू हुआ। और इस योजना की सबसे बड़ी सफलता पता है क्या थी? सोनभद्रा का बिलहत्थी ग्राम, जो यूपी का पहला ग्राम वन बना। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बहुत बड़ा उदाहरण है। और एक लॉजिक जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आया वो है वन महोत्सव। इसकी शुरुआत 1952 में हुई और ये 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। अब पूछे ये जुलाई ही क्यों? क्योंकि जुलाई में मानसून आ जाता है, बारिश होती है। नए पौधे लगाने का सबसे सही समय तो यही है ना। बिल्कुल सटीक लॉजिक। तो अब तक हमने जमीन, पेड़ और नीतियों को डिटेल में समझ लिया। अब वनों के अंदर चलते हैं, उन वन्यजीवों की तरफ जिनके लिए ये जंगल असल में घर हैं। इनके संरक्षण का मुख्य आधार भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। लेकिन एक मिनट, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन 1956 में ही यूपी में खुल गया था। यूपी इस मामले में बाकी देश से बहुत आगे था। आज यूपी का लगभग 1/3 वन क्षेत्र इसी संगठन के नियंत्रण में आता है। और क्या आपको मालूम है कि देश का पहला वन्यजीव विहार 1935 में यूपी के तत्कालीन देहरादून में बना मोतीचूर वन्यजीव विहार था। हाँ, वही जगह जिसे आज 2000 में उत्तराखंड के अलग होने के बाद राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अरे वही तो। और देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सबसे बड़ी संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो 1963 में स्थापित हैले देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे अब हम जिम कॉर्बेट कहते हैं। बिल्कुल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख का हेमिस है और सबसे छोटा अंडमान निकोबार का साउथ बटन आइलैंड है। ये दोनों फैक्ट्स बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। किताबों में हमेशा लिखा होता है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मैप पर बाउंड्री खींचना है या फिर इसमें कोई सॉलिड तकनीकी अंतर भी होता है? मतलब एक 5 स्टार होटल है और दूसरा धर्मशाला। ये 5 स्टार वाला कंपैरिजन बड़ा अच्छा था, लेकिन हाँ, इसमें बहुत बड़ा तकनीकी और कानूनी अंतर होता है। राष्ट्रीय उद्यान सभी तरह के जीवों, वनस्पतियों और पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए होता है। यहाँ मानवीय गतिविधियाँ जैसे शिकार करना, चराई करना या लकड़ी काटना पूर्णतः और सख्ती से प्रतिबंधित होती हैं, एकदम वीआईपी जोन। वहीं वन्यजीव अभयारण्य आमतौर पर किसी एक विशेष प्रजाति को बचाने के लिए बनाया जाता है। यहाँ नियमों में थोड़ी सी छूट होती है। स्थानीय लोग अपने मवेशी चरा सकते हैं या सूखी लकड़ियाँ बीन सकते हैं। बस शर्त यह होती है कि मुख्य जानवरों को कोई नुकसान ना हो। तो इस हिसाब से सबसे सख्त और वीआईपी कैटेगरी में यूपी का इकलौता नाम आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये लखीमपुर खेरी और पीलीभीत जिलों में नेपाल सीमा पर 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क। और दुधवा के टाइमलाइन भी रटने वाली नहीं बल्कि समझने वाली है। 1967 में ये सिर्फ एक पशु विहार था। 1977 में इसकी अहमियत को देखते हुए इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला
और फिर 1987 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। जब ये टाइगर रिजर्व बना तो इसमें आसपास के किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव विहारों को भी शामिल कर लिया गया। और यहाँ के जीव तो बहुत ही विशेष हैं। बाघ, बारहसिंघा, गैंडा और भालू तो हैं ही, लेकिन कुछ बेहद दुर्लभ जीव भी यहाँ मिलते हैं, जैसे हिस्पिड हेयर और बंगाल फ्लोरिकन, जिसे चाराज भी कहते हैं। ये दुर्लभ नाम एग्जाम में सीधे छपते हैं, तो सभी लोग इन्हें नोट जरूर कर लें। अब दुधवा की अहम चर्चा के बाद आइए यूपी के मैप पर एक नजर डालते हैं, वन्यजीव संरक्षण केंद्रों की सैर करते हैं। शुरुआत करते हैं यूपी के सबसे पहले वन्यजीव विहार से, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंदौली जिले का चंद्रप्रभा 1957 में बना था और 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ मुख्य रूप से चिंकारा और सांभर देखने को मिलते हैं। अब अगर सबसे पहले की बात हो गई है तो सबसे बड़े की बात भी करनी पड़ेगी। 1986 में बना हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये इतना विशाल है, लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर, कि एक जिले में तो समाता ही नहीं है। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा, इतने सारे जिलों को कवर करता है। और यहाँ लक्कड़ बग्घा और मगरमच्छ पाए जाते हैं। और अगर सबसे बड़े की बात निकली है तो यूपी के सबसे छोटे वन्यजीव विहार को भी मैप पर देख ही लेते हैं। ललितपुर का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये 1977 में बना था और मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर का है, सबसे छोटा। इसके अलावा हमने अभी दुधवा के साथ 2 और नाम लिए थे, लखीमपुर खेरी का किशनपुर, जहां शेर और बारहसिंघा मिलते हैं, और बहराइच का कटरनिया घाट, जो 1976 में बना और अपने घड़ियालों के लिए जाना जाता है। घड़ियाल से मुझे एक बहुत ही रोचक सेंचुरी याद आ रही है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। 1979 में बना, 635 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका आगरा और इटावा में है। यहाँ घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात पता है क्या है इसकी? ये यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों के नियंत्रण में है। और इसी कड़ी में 2008 में पीलीभीत में पीलीभीत बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई, जिसे 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन एक विहार ऐसा भी है जो जमीन पर है ही नहीं। ओह, मैं समझ गया। आप वाराणसी के कछुआ वन्यजीव विहार की बात कर रही हैं। यह दूसरा सबसे छोटा विहार है, मात्र 7 वर्ग किलोमीटर का, जो 1989 में बना। ये गंगा नदी के बीचों बीच रामनगर से राजघाट तक 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला है, जहां नदी के अंदर कछुओं को बचाया जाता है। इसके अलावा मैप के किनारों पर कुछ और महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे सुहेलवा, जो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में है, सुहागी बरवा महाराजगंज में, रानीपुर बांदा में, और कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र में है। तो ये तो हुई सारी जमीन और पानी के जीवों की बात। लेकिन जो आसमान में उड़ते हैं, उनके लिए भी तो जगह चाहिए। उनके लिए यूपी में 14 पक्षी विहार हैं। चलिए इनकी भी एक तेज भौगोलिक यात्रा कर लेते हैं। सबसे पुराना पक्षी विहार 1984 में उन्नाव में बना था, नवाबगंज पक्षी विहार। अब इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। कन्नौज में लाख बहोसी है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक ऐसा नाम है जहाँ एग्जामिनर हमेशा विद्यार्थियों को फंसा देता है, पटना पक्षी विहार। नाम सुनकर 90% लोग एग्जाम में बिहार टिक कराते हैं, लेकिन इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। पटना पक्षी विहार यूपी के एटा जिले में है और मैप के अनुसार ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। फंसा देगा एग्जाम में। बिल्कुल। और अगर हम भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक लोलैंड वेटलैंड की बात करें तो वो संत कबीर नगर का बखीरा पक्षी विहार है। ये 1980-90 के आसपास स्थापित हुआ और 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम मैप पर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो और भी इम्पोर्टेंट नाम आते हैं। हरदोई में सांडी, गौतम बुद्धा नगर में ओखला, मैनपुरी में समान, बलिया में सुरहाताल, जिसे अब लोकनायक जेपी पक्षी विहार कहते हैं। फिर प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बिनटिटल, आगरा में सुर सरोवर, रायबरेली में समासपुर, गोंडा में पार्वती अर्गा, अलीगढ़ में शेखा झील और महोबा में विजय सागर स्थित है। एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए सभी क्रिटिकल हैं। और यहाँ हमने एक बहुत ही जरूरी शब्द का जिक्र किया, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि।
ध्यान दीजिए, ये वो दलदली या नमी वाले क्षेत्र होते हैं जो पानी को फिल्टर करते हैं, बाढ़ रोकते हैं और हजारों प्रवासी पक्षियों को भोजन देते हैं। जैव विविधता के लिए ये अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इन्हीं को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में स्थापित ओडिशा की चिलिका झील बना था। अरे वाह! और यूपी के हिस्से में से पूरे 10 रामसर स्थल आए हैं। चलिए इनका भी टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहला था ऊपरी गंगा नदी, जो नरौरा या बुलंदशहर में है, जिसे 2005 में शामिल किया गया। इसके बाद 2019 में एक साथ 6 जगहों को ये दर्जा मिला: नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समसपुर, संदी, इटावा का सरसाई नवार और सामान। फिर 2020 में आगरा का सुर सरोवर, जिसे कीथम्मी कहते हैं, रामसर स्थल बना। और अंत में 2021 में संत कबीर नगर का बखीरा और मुजफ्फरनगर बिजनौर का हैदरपुर वेटलैंड इसमें जोड़ा गया। जीरो मिसिंग फैक्ट पॉलिसी, सब क्लियर। बिल्कुल, लेकिन एक समस्या है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ प्रजातियां इतनी खतरे में आ गईं कि उनके लिए एकदम स्पेशल ऑपरेशन चलाने पड़े, जैसे 1972 में प्रोजेक्ट एलिफेंट और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। दुधवा में तो बाघों की सुरक्षा के लिए 112 सदस्यों वाली एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी TPF तक का गठन किया गया है। हाँ, और घड़ियालों के लिए भी तो बहुत खास काम हो रहा है ना। लखनऊ के कुकरेल और बाराइच के कटारनिया घाट में घड़ियाल प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। मतलब नदियों के किनारे से घड़ियालों के अंडे जमा किए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से एक सुरक्षित इंक्यूबेटर जैसे माहौल में सेया जाता है और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। उनका सर्वाइवल रेट बढ़ाने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बन रहा है और इटावा के फिशर वन क्षेत्र में लायन सफारी पार्क स्थापित किया गया है। ये सभी प्रयास वाकई सराहनीय हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया आज, नियम, जंगल, नेशनल पार्क, सब कुछ। लेकिन इंसान की एक छोटी सी गलती कैसे पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती है, उसका सबसे भयानक उदाहरण वही डिक्लोफेनाक रसायन है। मवेशियों का दर्द कम करने के लिए दी जाने वाली इस दवा ने यूपी के सारस, गिद्ध और कौओं की रहस्यमयी मौत का तांडव रचा था। जब मवेशियों की मौत के बाद गिद्ध उनका मांस खाते तो वो केमिकल उनके शरीर में चला जाता, उनकी किडनियां फेल हो जाती और वे मर जाते। एक छोटी सी दर्द निवारक गोली ने हमारे आसमान बिल्कुल सूने कर दिए। आज हमने देखा कि जानवरों की एक दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक ने गिद्धों को खत्म कर दिया। तो सभी विद्यार्थियों, जो लोग आज की इस मास्टर क्लास को ध्यान से सुन रहे थे, इस हाई एनर्जी सेशन को यहीं समेटते हैं। पढ़ते रहिए और एनवायरनमेंट के बारे में सोचते रहिए।